दोस्तों, वैदिक गुरु चैनल पर आपका स्वागत है। आज की इस कक्षा में हम हिंदी शिक्षण पढ़ेंगे, जिसमें शिक्षण की प्रश्नोत्तर श्रृंखला होगी और ये सारे क्वेश्चंस 2023 अगस्त से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से लिए गए हैं, जिसमें पेपर 1 के क्वेश्चंस इंक्लूड हैं और यहाँ पर लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 मतलब पेपर 1 का लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 दोनों के जो शिक्षण के क्वेश्चंस हैं वो सारे क्वेश्चंस यहाँ पर दिए गए हैं। ठीक है, मतलब पेडागोजी के क्वेश्चंस जो भी हैं, तो यहाँ पर ये सारे क्वेश्चंस इम्पोर्टेंट है, तो इसको ध्यान से देखिएगा और इसको देखने से आपको ये पता चलेगा कि अभी कौन से पैटर्न से क्वेश्चंस आ रहे हैं, किस पैटर्न के क्वेश्चंस आ रहे हैं। ठीक है, तो सबको ध्यान से देखिएगा, एक एक क्वेश्चन की व्याख्या यहाँ पर दी जाएगी, तो उसको ध्यान से देखते हुए अच्छे से उसको एक एक चीज़ समझने का प्रयास करिएगा, ताकि आपको एग्ज़ाम में कोई भी मतलब जो भी जनवरी में एग्ज़ाम आने वाली है सीटेट की, उसके लिए आप पहले से ही तैयार रहिए। ठीक है, चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। आप वैदिक गुरु चैनल पर पढ़ रहे हैं, तो हम यहाँ पर पहला क्वेश्चन देखेंगे। उस युक्ति का चयन कीजिए जो नीचे दिए गए उदाहरण से मेल खाती है। मैं भाषा पर ध्यान केंद्रित रखती हूँ। मैं इस बात का पूरा ध्यान रखती हूँ कि यह सही हो। तो देखिए यहाँ पर इस युक्ति का चयन कीजिए जो नीचे दिए गए उदाहरण से मेल खाती है। तो ये परभाषा व्यवहार है, मतलब दूसरी भाषा का व्यवहार है, जिसे ट्रांसलैंग्वेजिंग कहते हैं। या फिर याद करना है, या फिर तीसरी नंबर पुनरावृत्ति मतलब दोहराना है, या फिर स्वनिरीक्षण है। तो इसमें देखिए वो क्या कर रही है, मैं अपनी भाषा का पर ध्यान केंद्रित रखती हूँ। वो अपने बारे में बात कर रही है ना, कि वो अपनी जो है अपना ध्यान केंद्रित रखती है और इस बात का पूरा ध्यान रखती है कि यह सही हो। तो यहाँ पर किसकी बात कर रही है, वो खुद की बात कर रही है, तो ये किस में आएगा, स्वनिरीक्षण। ठीक है, स्वनिरीक्षण या फिर स्वपरीक्षण भी कह सकते हैं इसको आप। तो ये जो है इस स्वपरिनिरीक्षण की बात की गई है, क्योंकि वह अपना निरीक्षण अपना परीक्षण कर रही है, खुद का, किसी और का नहीं। पुनरावृत्ति की बात नहीं हो रही है, याद करने की बात नहीं हो रही है, परभाषा व्यवहार की बात नहीं हो रही है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 4 नंबर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पर देखिए, कक्षा 2 के विद्यार्थी एक कविता गा रहे हैं। यह मेरी नाक है, ये मेरे कान। यह कविता गाते समय वे शरीर के जिस अंग का नाम लेते हैं उस अंग को स्पर्श भी करते हैं। अध्यापिका किस विधि का प्रयोग कर उन्हें सिखा रही है। विभिन्न दर्शनग्राही, श्रव्य भाषिक, संप्रेषणात्मक भाषा शिक्षण, समग्र भौतिक प्रक्रिया तो प्रतिक्रिया। तो देखिए इसमें विद्यार्थी क्या कर रहे हैं, गीत गा रहे हैं, कविता गा रहे हैं। ठीक है, तो इसमें क्या इंक्लूड है, इसमें भौतिकतावादी चीज़ें, भौतिक चीज़ें इंक्लूड। जैसे देखिए नाक हो गया, कान हो गया, और वो क्या कर रहे हैं, गा तो रहे हैं, उसके साथ साथ शरीर के जिस अंग के बारे में वो बोल रहे हैं उसको स्पर्श भी कर रहे हैं। मतलब वो भौतिक चीज़ों को ध्यान में रखते हुए गा रहे हैं या फिर कविता कह रहे हैं। तो और अंग को स्पर्श भी, मतलब बोल तो रहे हैं, बोलने के साथ साथ उनकी जो है भौतिकता वादी प्रतिक्रिया भी हो रही है। मतलब वो ऐसी प्रतिक्रिया कर रहे हैं जिसमें भौतिकता इंक्लूड है, उसमें समाहित है, समावेशित है। तो देखिए, तो इसलिए ये यहाँ पर हो जाएगा 4 नंबर। अध्यापिका किस विधि का प्रयोग कर उन्हें सिखा रही है। अध्यापिका जो है वो समग्र भौतिक प्रतिक्रिया विधि के द्वारा सिखा रही है। संप्रेषणात्मक भाषा शिक्षण में क्या हो जाएगा, मतलब भाषा का आदान प्रदान करने के द्वारा सीखना। ठीक, संप्रेषण मतलब एक दूसरे जब दो लोग अपनी भाषा का आदान प्रदान करते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसमें क्या कह रहे हैं कि विद्यार्थी पिछली इकाई से शब्द लेकर 5 प्रश्नों के उत्तर समूह में देने का कार्य कर रहे हैं। वे अपने सवालों को दूसरे समूहों के साथ अदला बदली करते हैं और सवालों के उत्तर देने की कोशिश करते हैं।
यह किसका उदाहरण है? सहपाठी आकलन का उदाहरण है या फिर स्व आकलन है, पृष्ठ पोषण, फीडबैक है या फिर पठन आकलन? सहपाठी आकलन, पहली बात तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में ही आपको आंसर दे रहा है कि वह अपने सवालों को एक दूसरे मतलब क्या है, बच्चे हैं ना, छात्र हैं, तो वो क्या कर रहे हैं, समूहों के साथ अदला बदली कर रहे हैं, ठीक। और 5 प्रश्नों के उत्तर समूह में देने का काम कर रहे हैं। तो ये क्या हो गया, सामूहिक पठन हो रहा है इसमें ना, तो सहपाठी आकलन होगा। इसका उत्तर जो है फर्स्ट नंबर हो जाएगा, सहपाठी आकलन। स्व आकलन में क्या हो जाएगा, अपना खुद का आकलन करना। पृष्ठ पोषण में फीडबैक देना, ठीक है, जो भी पढ़ा है उसको उसका फीडबैक देना। पठन आकलन, पढ़ने का आकलन हो गया। तो यहाँ पर बच्चे सीख रहे हैं और कैसे, समूह में सीख रहे हैं, तो इसलिए सहपाठी आकलन फर्स्ट राइट हो जाएगा। इसके बाद देखिए 4 क्वेश्चन, मुझे यह काम बहुत ही पसंद है जब अध्यापिका मुझे, ये 9 नहीं होगा, एक कार्ड देती है जिस पर कोई शब्द या वाक्य लिखा होता है। मैं उससे संबंधित अभिनय करती हूँ और समूची कक्षा उस शब्द वाक्य के बारे में अनुमान लगाती है। शिक्षार्थी की प्राथमिकताओं के साथ शिक्षार्थी की टिप्पणी की पहचान कीजिए। तो मुझे यह काम बहुत पसंद है, अध्यापिका जो है वो मुझे कार्ड देती है जिस पर कोई शब्द वाक्य लिखा है। तो ये सब चीज़ें इसमें ऑप्शन भी हम देख लेते हैं। जब मैं गतिबोधक तरीके से संलग्न रहती हूँ तो मुझे भाषा अच्छी तरह से याद रहती है। या फिर सेकंड नंबर, जब मैं देखती हूँ तो मुझे भाषा अच्छी तरह से याद रहती है। या फिर थर्ड नंबर, जब मैं सुनती हूँ तो मुझे भाषा अच्छी तरह से याद रहती है। या फिर 4 नंबर, जब मैं कार्ड से वाक्य को याद करती हूँ तो मुझे भाषा अच्छी तरीके से याद रहती है। तो देखिए ये जो 4 क्वेश्चन है, इसमें सबसे जो राइट इसमें क्या कह रहा है कि शिक्षार्थी की प्राथमिकताओं के साथ शिक्षार्थी की टिप्पणी की पहचान कीजिए। तो इसमें जो सही आंसर होगा 4 नंबर में वो हो जाएगा फर्स्ट नंबर। क्यों? क्योंकि जब मैं गतिबोधक तरीके से, वो क्या कर रही है, गतिबोधक तरीके से संलग्न है, क्योंकि अभिनय कर रही है, ठीक। नाटक, अभिनय कला के द्वारा जब सीखा जाता है तो इससे बच्चे अच्छी जल्दी से सीखते हैं, ठीक, क्योंकि उन्होंने करके सीखा हुआ होता है। तो ये क्या है, उसमें संलग्न है ना, गति भी कर रहे हैं, अभिनय कर रहे हैं तो गति हो रही है और वो उसमें संलग्न होकर कार्य कर रहे हैं। तो मुझे भाषा अच्छी तरह से याद रहती है, ठीक, उनको भाषा जो है वो अच्छी तरीके से याद रहती है। देखने से, सुनने से, फिर कार्ड से, वाक्य याद करने से, ये सब राइट नहीं होगा। इसमें राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट नंबर, ठीक। 4th का फर्स्ट नंबर राइट हो जाएगा। इसके बाद 5 क्वेश्चन देखेंगे हम। 5 क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अभी कथन क्या कह रहा है कि विद्यालय में ये था होगा, ठीक है, विद्यालय में प्रवेश करने वाले सभी बच्चे अपने आयु अनुसार, मतलब जितनी उनकी आयु है उसके अनुसार भाषा के सक्षम प्रयोगकर्ता होते हैं। जिस आयु के बच्चे हैं वो उसी के अनुसार भाषा का प्रयोग करते हैं। तर्क क्या कह रहा है, भाषिक और सांस्कृतिक विविधता के कारण वे अपनी योग्यताओं को प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं। तो देखिए इसमें फर्स्ट नंबर ए गलत है परंतु एच सही है। ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। ए आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। 4 नंबर, ए सही है परंतु बी गलत है। तो देखिए ये 5 क्वेश्चन जो है इसमें राइट आंसर आपका 4 नंबर होगा। क्यों? क्योंकि देखिए पहला तो सही है कि बच्चे जो है अपनी आयु के अनुसार भाषा का प्रयोग करने में सक्षम है, लेकिन ये जो भाषिक और सांस्कृतिक विविधता के कारण वे अपनी योग्यताओं का प्रदर्शन नहीं कर पाते, ऐसा थोड़ी ना है। इन्हीं के कारण तो वो अपनी योग्यता का प्रदर्शन कर पाते हैं, क्योंकि ये सब चीज़ें उनके अंदर इंक्लूड है। भाषा तो वो जानते हैं और सांस्कृतिक विविधता भी जानते हैं कि किस संस्कृति का बच्चा है, ठीक है, कौन सी मतलब अनेक संस्कृतियाँ वो जानते हैं। तो इसलिए ये राइट आंसर इसका 4 नंबर हो जाएगा कि ए तो सही है लेकिन बी गलत है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि कक्षा 5 का मंजीत जो है
वो अपने अध्यापक से अलग शैली में बात करता है, अपने मित्रों से कुछ अलग तरह से, और 2 वर्षीय बच्चे से कुछ अलग तरह से बात करता है। इसका तात्पर्य हुआ कि मंजीत जानता है कि सामाजिक स्थितियों में भाषा का प्रयोग किस तरह से करना है, भाषा के इस गुण को किस रूप से जाना जाता है। तो देखिए मंजीत क्या कर रहा है, वो अध्यापक से अलग शैली में, मित्र से अलग शैली में, और जो छोटा बच्चा है उससे अलग शैली में, मतलब उसको विभिन्न शैलियों में बात करना आता है, उसे चीज़ों की उपयोगिता करने की, किस तरह के लोग से किस लेवल की हमें बात करनी चाहिए, वो उन सारी शैलियों को जानता है। तो इसमें वाकगत होगा। प्रकृतिवाद मतलब क्या होता है, प्रकृतिवादी में प्रकृति का अर्थ 2 रूपों में लिया जाता है। प्रथम बालक की प्रवृत्ति, मतलब छोटा बच्चा जो है उसकी क्या प्रकृति है, तो प्रकृति जो स्वतः विकसित होती है। ठीक, प्रकृति क्या, प्रकृतिवादी जो स्वतः विकसित होती है, चारों ओर से आच्छादित हुए हैं, ऐसे ऐसा वो ही प्रकृतिवाद होता है। और अर्थगत, या फिर इसमें क्या यूज होगा, इसमें उपयोगितावादी, क्योंकि वो जो मंजीत है उसको सभी शैलियों की उपयोगिता करना अच्छे से आता है। तो इसलिए इसमें राइट आंसर 4 होगा, उपयोगितावादी। अध्यापक से अलग तरह से बात कर रहा है, मित्र से अलग, और 2 वर्ष के बच्चे से अलग तरह से। तो राइट आंसर 4 नंबर। इसके बाद देखिए 7 क्वेश्चन कह रहा है कि एक माँ इस बात की ओर ध्यान दिया है कि उसकी बच्ची कभी कभी ऐसे शब्द बोल जाती है जो ना तो कभी किसी वयस्क से सुने हैं और ना ही भाई बहनों से सुने हैं। ठीक है, इस बात को लेकर वह भ्रमित है क्योंकि उसका मानना है कि बच्चे अपने परिवार और आस पास के परिवेश में लोगों का अनुकरण करके सीखते हैं, भाषा सीखते हैं। उसका यह मत किससे प्रतिध्वनित मेल खाना होता है। तो देखिए बच्ची क्या है, वो ऐसे शब्द बोल रही है जो उसने किसी वयस्क से ना तो सुने हैं, कभी किसी वयस्क से सुने हैं ना तो, और ना ही अपने भाई बहनों से सुने हैं। तो माता यह देखकर अचंभित हो जाती है कि किस, ये तो उसने सुना भी नहीं है तो कैसे बोल रहा है। तो ये क्या है, बहुभाषावाद है, मतलब 2 से अधिक भाषाएं बोलना, वो बहुभाषावाद होती है। फिर सहजवाद है। सहजवाद क्या होता है, प्राकृतवाद भी कहते हैं इसको, हाँ सहजवाद को। ये यह बताता है सहजवाद कि मनुष्य में भाषा अधिग्रहण की क्षमता जन्मजात होती है। ठीक, सहजवाद जो होता है वो यह बताता है कि भाषा अधिग्रहण की क्षमता जन्मजात होती है। बहुभाषावाद में क्या होता है, 2 से अधिक भाषाएं, मतलब विभिन्न विभिन्न भाषाएं होती हैं। रचनावाद क्या होता है, पूर्व ज्ञान के साथ नई जानकारी को एकीकृत करके जोड़ना। ठीक है, एकीकृत कर अवधारणाओं की अपनी समझ बनाने की शिक्षार्थियों की जो सक्रिय साझेदारी होती है, भागीदारी होती है, उसको रचनावाद कहते हैं। व्यवहारवाद, तो ये हो गया व्यवहारवाद, क्योंकि बच्चा जो होता है वो व्यवहार के द्वारा ही सीखता है। ठीक है, अपने परिवार आस पास लोगों की नकल करके भाषा सीखता है। ठीक, और उसका विश्वास व्यवहारवाद से, तो इसका जो है मेल किससे हो जाएगा, व्यवहारवाद से हो जाएगा। तो 3rd नंबर राइट हो जाएगा, व्यवहार के द्वारा सीखता है। इसके बाद 8 क्वेश्चन देखेंगे, कौशलों के उस समूह को क्या कहेंगे, कौशलों के उस समूह को क्या कहेंगे जो बच्चे औपचारिक पठन निर्देश शुरू करने से पहले विकसित कर लेते हैं और बाद में अकादमिक कौशलों के लिए बुनियाद प्रदान करते हैं। ये उद्गामी साक्षरता है। उद्गामी साक्षरता क्या हो गया, बालक की प्रारंभिक स्तर पर पढ़ने लिखने की जो प्रक्रिया होती है उसको उद्गामी, उद्गम हुआ। ठीक है, ऐसी साक्षरता जो उद्गम हो रही है, मतलब प्रारंभिक स्तर पर पढ़ने लिखने की प्रक्रिया जो होती है। उद्गामी समाधान, प्रारंभिक स्तर पर जो समाधान किए जाते हैं। उद्गामी पाठ्यचर्या और उद्गामी गुणधर्म। तो देखिए 8 क्वेश्चन जो है इसमें आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा,
कि कौशलों के उस समूह को क्या कहेंगे जो बच्चे औपचारिक पठन निर्देश शुरू करने से पहले विकसित करते हैं। मतलब औपचारिकता औपचारिकता को पढ़ने से पहले ही जो विकसित हो जाती है वो क्या होती है, वो होती है उद्गामी साक्षरता। तो इसलिए राइट आंसर इसमें क्या हो जाएगा, फर्स्ट नंबर राइट हो जाएगा कि जो उद्गामी साक्षरता होती है वो औपचारिक पठन से पहले विकसित होती है, जो बाद में अकादमिक कौशलों के लिए बुनियाद प्रदान करता है। मतलब वो बुनियाद होती है, नींव, जहाँ से शिक्षा स्टार्ट होती है उसको उद्गामी साक्षरता कहते हैं। तो ये फर्स्ट नंबर राइट हो जाएगा। 9 क्वेश्चन देखेंगे। एक दादी नानी अपने घर में छोटे बच्चों को पुस्तकों की कहानियां पढ़कर सुनाना पसंद करती है, ठीक। और इस तरह से वह उन्हें पुस्तकों व नए विचारों से परिचित करवाती है और बच्चे भी इस प्रक्रिया से में सक्रिय रूप से संलग्न रहते हैं। इस तकनीक को किस रूप में जाना जाता है, सस्वर पठन कहा जाता है उसको, या फिर मॉडल पठन। मतलब क्या होता है कि जिसका उपयोग पढ़ने का निर्देश देने के लिए किया जाता है उसको मॉडल पठन कहते हैं, ठीक। निर्देश देकर पढ़ाना वही मॉडल पठन होता है। साझा पठन मतलब साझा करके पढ़ना, चीज़ों को साझा करके पढ़ना। संभाषिक पठन ये एक ऐसी तकनीकी है जिसका उपयोग प्रारंभिक साक्षरता को सुविधाजनक बनाने के लिए किया जाता है, ठीक। जहाँ पर एक जो बड़े लोग होते हैं वो एक बच्चे को एक किताब के बारे में बातचीत में संलग्न करके सिखाते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए वो दादी नानी क्या कर रही है, छोटे बच्चों की पुस्तकों की कहानियाँ पढ़कर सुनाती है, सुनाना पसंद करती है तथा इस तरह से वह उन्हें पुस्तकों व नए विचारों से परिचित। तो पुस्तक और नए विचारों से परिचित कराना, इसका अर्थ जो संभाषिक पठन से हो जाएगा, क्योंकि संभाषिक पठन में यही किया जाता है कि जो प्रारंभिक साक्षरता होती है उसको सुविधाजनक बनाने के लिए जो बड़े लोग होते हैं, घर के मुखिया होते हैं, वो एक बच्चे को एक किताब के बारे में, बुक के बारे में, पुस्तक के बारे में बातचीत से संलग्न करते हैं। तो ये क्या हो गया, 4 नंबर राइट संभाषिक पठन होगा, ठीक। बाकी का मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। आगे 10 क्वेश्चन देखेंगे। पठन सिखाने का उपागम जिसमें मूल तत्वों जैसे वर्णों और स्वनिम से शुरू किया जाता है और उन्हें बच्चों को यह सिखाया जाता है कि समग्र रूप से पठन सीखने से पहले स्वनिम को शब्दों से मिलाया जाता है। इस उपागम को क्या कहेंगे, पहले तो स्वनिम जान लीजिए क्या होता है। जब उच्चारण के समय जो ध्वनि की जो छोटी इकाई होती है, ठीक है, उच्चारण के समय जब व्यक्ति उच्चारण करता है उसमें जो ध्वनि उत्पन्न होती है उसकी जो सबसे छोटी इकाई होती है उसी को स्वनिम कहा जाता है। तो इसमें क्या कह रहे हैं कि स्वनिम से शुरू किया जाता है तथा उसमें बच्चों को यह सिखाया जाता है कि समग्र रूप से पढ़ना सीखने से पहले स्वनिम को शब्दों से मिलाया जाता है। इस उपागम को क्या कहेंगे, संरचनात्मक उपागम कहेंगे, शीर्ष अधोमुखी उपागम कहेंगे, या फिर अधोमुखी उपागम कहेंगे, या फिर समग्र भाषा उपागम। संरचनात्मक उपागम क्या होता है, एक संरचना में परिवर्तन आने से इसकी संपूर्ण व्यवस्था पर प्रभाव पड़ता है। संरचनात्मक उपागम यह हमको बताता है कि एक संरचना, कोई ढांचा है, अगर उसमें परिवर्तन किया जाएगा तो वो संपूर्ण व्यवस्था प्रभावित होगी, ठीक। और शीर्ष अधोमुखी उपागम में क्या आता है, इसमें शिक्षार्थी जो कुछ सुनता है उसके अर्थ को समझने के लिए पीछे के ज्ञान का उपयोग करता है। हम पहले से ही विषय के बारे में उचित मात्रा में जानते हैं और जो कहानी मतलब जो जानकारी हमें मिल रही है वह पहले से ही स्थापित स्कीमा में सम्मिलित कर देते हैं। यही आपका टॉप डाउन मीन्स शीर्ष अधोमुखी उपागम होगा। और अधोमुखी उपागम मतलब बॉटम अप में क्या होता है कि यह प्रक्रिया एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक जाती है। वह ध्वनियों से शब्दों, वाक्यांशों, खंडों और अन्य व्याकरणिक तत्वों तक जाने वाले पाठ की व्याख्या करने पर केंद्रित करती है। ये होती है आपकी बॉटम अप श्रवण युक्तियाँ, ठीक।
और समग्र भाषा उपागम, तो इसमें जो 10 क्वेश्चन है इसमें राइट आंसर आपका अधोमुखी उपागम हो जाएगा, क्योंकि पठ वो क्या कर रही है, मूल तत्व वाले वर्णों पहले स्वनिम से शुरू किया जाता है। ठीक, इसमें बच्चों को सिखाया जाता है कि समग्र रूप से पढ़ना सीखने से पहले स्वनिम को शब्दों से मिलाया जाता है। तो इसमें क्या किया जाता है, बताया ना कि एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक जाती हैं और यह ध्वनियों से शब्दों, वाक्यांशों, खंडों और अन्य व्याकरणिक तत्वों तक जाने वाले पाठ की व्याख्या को केंद्रित करती हैं। ये एक प्रकार की सूचना प्रसंस्करण होता है, ठीक, जो एक धारणा बनाने के लिए पर्यावरण में से आने वाले डेटा पर आधारित होती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम 11 क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अधिकथन, अभिकथन ए क्या है, ध्वन्यात्मक वर्तनी के बारे में सही वर्तनी लिखना सीखने की योग्यता मंद पड़ जाती है। ऐसा कह रहे हैं कि जो ध्वन्यात्मक वर्तनी होती है उसके प्रयोग से सही वर्तनी लिखना सीखने की योग्यता मंद पड़ जाती है। फिर कह रहे हैं कि जब बच्चे पारंपरिक वर्तनी के स्थान पर अपनी आविष्कृत वर्तनी का उपयोग करते हैं तब यह सही वर्तनी लिखने की उसकी योग्यता को मंद नहीं करती है। इसमें ऑप्शन कह रहे हैं ए, पहला कह रहा है कि ए गलत है परंतु आर सही है। दूसरा कह रहा है कि ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। तीसरा कह रहा है कि ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए की व्याख्या नहीं है। और चौथा कह रहा है कि ए सही है परंतु आर गलत है। ठीक है, तो ये जो 11 क्वेश्चन आपका हो गया, इसमें राइट आंसर आ जाएगा फर्स्ट नंबर। क्यों, क्योंकि इसमें क्या कह रहा है कि ए गलत है, ध्वन्यात्मक वर्तनी के प्रयोग में सही वर्तनी लिखना सीखने की। जब आप सही वर्तनी को लिखेंगे, सही वर्तनी यूज करेंगे तो क्या सीखने की योग्यता मंद पड़ जाती है? बिल्कुल नहीं, ऐसा थोड़ी ना होता है। और जब बच्चे पारंपरिक वर्तनी के स्थान पर अपनी आविष्कृत वर्तनी, मतलब उन्होंने जो भी आविष्कृत किया है वो वर्तनी का उपयोग करते हैं, तब यह सही वर्तनी लिखने की उसकी योग्यता को मंद नहीं करती है। ये बात सही है, तो इसमें आर सही होगा और ये पहला वाला गलत, इसलिए राइट हो जाएगा फर्स्ट। 12 क्वेश्चन देखेंगे। नई भाषा सीखते हुए समय बहुत से विद्यार्थी भाषा के अद्वितीय उच्चारण संबंधी नियमों के कारण भाषा बोलते समय प्रायः आत्मविश्वास की कमी का सामना करते हैं। इस समस्या को दूर करने का तरीका क्या है? यह तरीका है कि जब जब उन्हें समस्या या उसकी गलती में सुधार किए जाएं, बच्चे कक्षा में सस्वर वाचन करें, कक्षा में ऐसे खेलें जैसी गतिविधियों का प्रयोग किया जाए जिसमें मौखिक अंतःक्रियाएं अधिक हों, काउंसलर के साथ विशेष वाक थेरेपी सत्र आयोजित किए जाएं और ड्रिल के माध्यम से अभ्यास किया जाए। तो देखिए 12 क्वेश्चन जो है इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो 3 नंबर हो जाएगा। मैंने आपको संस्कृत के भी पेडागोजी में बहुत बार ये चीज़ें पढ़ाई है कि कक्षा में जब बच्चे खेल खेल से सीखते हैं, ठीक है, तो उसको वो जल्दी अडॉप्ट करते हैं चीज़ों को। तो नई भाषा को सीख रहे हैं पहली बात तो, और बहुत से विद्यार्थी जो है अद्वितीय उच्चारण संबंधी नियमों के कारण भाषा बोलते समय प्राय आत्मविश्वास की कमी हो जाती है उनके अंदर। तो कक्षा में ही जब बच्चे ऐसे खेलों जैसी गतिविधियों का प्रयोग करके करेंगे तो इससे मौखिक अंतःक्रियाएं अधिक होंगी। ठीक, इससे उन्हें उनकी जो झिझक है अंदर की वो खत्म हो जाएगी और आत्मविश्वास जो है वो बढ़ जाएगा। तो ये जो राइट आंसर हो जाएगा 3rd नंबर। इसके बाद देखिए 13 क्वेश्चन। कक्षा 3 की अध्यापिका जो है वो क्या कर रही है, अपनी शिक्षार्थियों की नई शब्दावली से परिचित करवा रही है। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सी नई शब्दावली सिखाने का प्रभावशाली तरीका है? अध्यापिका श्यामपट्ट पर शब्द का अर्थ लिखे और विद्यार्थियों को उसे याद करने के लिए? बिल्कुल नहीं, याद करना तो बहुत गलत होता है, ये तो इसमें है ही नहीं, बहुत रॉन्ग हो जाएगा। अध्यापिका शब्दों के विलोम शब्द बताया था बच्चों को, भाषा में उन शब्दों के अर्थ नहीं, विलोम शब्द भी नहीं होगा। अध्यापिका बच्चों को शब्दों की ठोस परिभाषा तो बिल्कुल नहीं होगा। अध्यापिका स्थिति विशेष के अनुसार उस शब्द का अर्थ समझाने की कोशिश करे। ठीक, मतलब जिस तरह की स्थिति है उसके साथ ही साथ वो विशेष स्थिति विशेष के अनुसार उस शब्द का अर्थ समझाने की कोशिश करे।
जो भी शब्द है उसका अर्थ वो समझाने की कोशिश करे, तो इसलिए 4 नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 आ जाएगा, भाषा सीखना किससे संबंधित है? कौशल से संबंधित है, अर्जन से, प्रक्रिया से, या फिर उत्पाद से? तो भाषा सीखना कौशल से संबंधित है। कितने कौशल होते हैं? 4 कौशल। ट्रिक क्या है? सुबोपली। ठीक। सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। ठीक। ये हो गया 4 क्रियाएं। तो फर्स्ट नंबर राइट। 15 क्वेश्चन देखेंगे। पठन के तरीकों का पाठक को क्या करना चाहिए? मिलान कीजिए इसमें। पठन के तरीके यहाँ पर दिए गए हैं। अनुमान लगाना, और पाठक को क्या करना चाहिए? लेखक कैसे लिखते हैं इसके आधार पर यह सुनिश्चित करना चाहिए कि लेखक क्या महसूस करते हैं। देखिए, व्याकरण सिखाने का कौन सा उपागम इस मत को प्रोत्साहित करता है कि भाषा अधिगम नियमों को सीखने से संबंधित हैं? तो व्याकरण अनुवाद होगा इसमें, या फिर निगमनात्मक होगा, आगमनात्मक, या फिर संप्रेषणात्मक। तो व्याकरण अनुवाद तो आप जानते ही हैं, व्याकरण का अनुवाद करना। और निगमनात्मक में क्या हो जाएगा कि नियम से उदाहरण की ओर। ठीक। और आगमनात्मक में उदाहरण से नियम की ओर। संप्रेषणात्मक मतलब जो भी बच्चे की भाव हैं, विचार हैं, उसका आदान प्रदान करना। तो व्याकरण सिखाने में कौन सा का उपागम इस मत को प्रोत्साहित करता है कि भाषागम नियमों को सीखने? तो यहाँ पर नियम सीखा जा रहा है ना, तो इसमें राइट आंसर आपका सेकंड नंबर हो जाएगा कि नियम सीख रहा है, उसके बाद उदाहरण सीखेगा। ठीक। तो ये निगमनात्मक में आ जाएगा, तो राइट आंसर सेकंड नंबर। 18 क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर एक अध्यापक कक्षा में विद्यार्थियों को मुक्त लेखन कार्य देने की योजना बना रहा है। अधिकांश अध्यापकों द्वारा निम्नलिखित में से किस बात पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए? शिक्षार्थियों की लिखावट पर, विषय वस्तु की सटीकता पर, विषय वस्तु में प्रवाहता पर, प्रवाह और सटीकता दोनों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। तो देखिए, इसमें लिखावट तो नहीं होगा, सटीकता भी नहीं होगी, लेकिन यहाँ पर जो है प्रवाह और सटीकता दोनों पर ही ध्यान केंद्रित करना चाहिए। ठीक। मतलब बच्चे की का प्रवाह क्या है, इसके साथ ही साथ वो किस सटीकता के साथ आंसर दे रहा है, उसमें कितना ध्यान है उसका। तो ये 4 नंबर आपका राइट हो जाएगा, लेकिन आपके सीबीएसई ने ये आंसर दिया है 3rd नंबर। ठीक है, सीबीएसई का जो आंसर की है उसमें 3rd नंबर, लेकिन मेरे हिसाब से इसका आंसर 4 नंबर होगा, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। 19 क्वेश्चन, टॉप डाउन से आशय है समग्र अर्थ पर ध्यान देना, अधोमुखी बॉटम अप से क्या आशय है? लघु उत्तरीय प्रश्न पूछने पर ध्यान देना, पाठ्य वस्तु और अमूर्त विचारों पर के सार पर ध्यान देना, पठन पूर्व पर ध्यान देना, पाठ्य वस्तु के शब्दों और वाक्यों पर ध्यान देना। तो देखिए, 19 क्वेश्चन जो है इसका राइट आंसर आपका 4 नंबर हो जाएगा कि पाठ्य वस्तु के शब्दों और वाक्यों पर ध्यान देना। ये अधोमुखी बॉटम अप हो जाएगा। टॉप डाउन का अर्थ दिया है कि समग्र अर्थ पर ध्यान देना, और अधोमुखी शब्दों और वाक्यों पर ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे। भाषा अध्यापक का प्राथमिक दायित्व क्या होना चाहिए? शिक्षार्थियों को निर्देश देना, शिक्षार्थी की संप्रेषणात्मक आवश्यकताओं की पहचान करना, शिक्षण के लिए उपयुक्त विषय वस्तु का चयन करना, शिक्षार्थियों के विभिन्न वर्ग समूह बनाना। तो देखिए, भाषा अध्यापक का प्राथमिक दायित्व ये है कि शिक्षार्थी की संप्रेषणात्मक आवश्यकताओं की पहचान करना, कि उनमें जो भी संप्रेषणात्मक मतलब वो अपने भाव और विचारों को किस प्रकार से, तो यहाँ पर देखिए कि बच्चे जो है वो अपनी भावना और जो भी उनके अंदर चीज़ें हैं वो उसका आदान प्रदान करने में उनको क्या आवश्यकता हो रही है, क्या परेशानी हो रही है, अपने भाव और विचारों को आदान प्रदान करने में, इसकी पहचान करना ये ज़रूरी है। ये अध्यापक का प्राथमिक दायित्व होना चाहिए। तो ये फर्स्ट नंबर।
सॉरी, सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा। 21 क्वेश्चन, एक छोटी बच्ची कोई एक पुस्तक उठाती है, उसे सीधी तरफ से पकड़ती है और उसके पृष्ठ पलटती है, तो ये उद्गामी समाधान होगा। उद्गामी साक्षरता कौशल, उद्गामी पाठ्यचर्या, फिर उद्गामी गुणधर्म। तो इसमें जो उद्गामी साक्षरता मतलब स्टार्टिंग पॉइंट पे जब बच्चे को सिखाया जाता है, उसको पढ़ाया जाता है, तो वो ही उद्गामी साक्षरता के अंतर्गत आता है। ठीक, इसमें क्या करती है बच्ची जो है पुस्तक उठाती है, सीधी तरफ से पकड़ती है और पृष्ठ पलटती है, तो 21 का राइट आंसर सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। 22 क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित कथनों को पढ़ी तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन में क्या कह रहा है, शिक्षार्थी भाषा अर्जित करते हैं क्योंकि वे ऐसा करने के लिए आनुवंशिक रूप से पूर्वानुकूलित होते हैं और ऐसे ही परिवेश की कोई भूमिका नहीं होती। तर्क क्या कह रहा है कि भाषा अर्जन में शिक्षार्थी केंद्रित कक्षाई परिवेश का बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। तो देखिए, शिक्षार्थी भाषा अर्जित करते हैं क्योंकि वे ऐसा करने के लिए आनुवंशिक रूप से पूर्वानुकूलित होते हैं और ऐसे में परिवेश की कोई भूमिका नहीं होती। ये तो सरासर गलत हो गया, क्योंकि बच्चे परिवेश में ही तो रहकर भाषा अर्जित करते हैं ना। और भाषा अर्जन में शिक्षार्थी केंद्रित भाषाई कक्षाई परिवेश का बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है, ये बात सही है। शिक्षार्थी केंद्रित भाषाई परिवेश का बहुत गहरा प्रभाव भाषा अर्जन में पड़ता है, तो ये राइट हो जाएगा। तो इसमें सही क्या हो जाएगा, फर्स्ट नंबर ए गलत है परंतु आर सही है। 23 क्वेश्चन देखेंगे, पठन सिखाने के उस तरीके को क्या कहा जाता है जिसमें शब्दों के अर्थ को प्रयुक्त संदर्भों के अनुसार समझने पर बल दिया जाता है। संरचनात्मक उपागम, संप्रेषणात्मक उपागम, अधोमुखी उपागम या फिर समग्र भाषा उपागम। तो 23 नंबर जो है इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, पठन सिखाने के तरीकों को क्या कहा जिसमें शब्दों के अर्थ को प्रयुक्त संदर्भ के अनुसार समझा जाता है, तो इसको समग्र भाषा उपागम कहेंगे। किसमें, क्योंकि इसमें जो है वो संपूर्ण भाषा का उपागम है। ठीक, संपूर्ण भाषा सीख ली जाएगी, समझ ली जाएगी, तो इसमें राइट आंसर 4 नंबर हो जाएगा 23 में। भाषा के बारे में चिंतन करने और बात करने की योग्यता को क्या कहेंगे, अधिभाषिक मतलब विचार विमर्श योग्यता, ध्वन्यात्मक जागरूकता, निपुण वक्ता, उद्गामी साक्षरता। उद्गामी साक्षरता मतलब बच्चे जो स्टार्टिंग में चीज़ें सीखते हैं, ठीक है, उनकी जो पठन पाठन की जो क्रिया होती है। निपुण वक्ता वो पूर्ण रूप से निपुण है, मतलब वो इस तरह की बात करते हैं, इस तरह बोलते हैं कि वो पूर्ण तरह से निपुण है। ध्वन्यात्मक जागरूकता, ध्वनि के लिए वो जागरूक होते हैं और अधिभाषिक विचार विमर्श करने की योग्यता होती है। तो 24 में ए नंबर राइट हो, फर्स्ट नंबर राइट हो जाएगा कि भाषा के बारे में चिंतन करने और बात करने की योग्यता को हम विचार विमर्श योग्यता कहते हैं, आदिभाषिक योग्यता। ठीक है, फर्स्ट नंबर राइट हो जाएगा। 25 क्वेश्चन देखेंगे, एक माँ ने कक्षा 2 की अध्यापिका से पूछा कि मैंने इस बात पर ध्यान दिया कि मेरी बच्ची कभी कभी ऐसे शब्द बोल जाती है। देखिए, लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 दोनों में एक क्वेश्चन आया हुआ है, शब्द बोल जाती है जो उसने कभी अपने वयस्कों और भाई बहनों से नहीं सुने हैं, तो इसको तो आपने पढ़ा है ना। अभी ऊपर एक और क्वेश्चन आया था, वो लैंग्वेज 1 में आया था, ये लैंग्वेज 2 में। यह कैसे संभव है, इस प्रश्न का निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त उत्तर क्या होगा। तो 25 में क्या होगा, रचनावादी उपागम के अनुसार बच्चे नई भाषाई आविष्कृत करते हैं। बच्चे भाषा केवल अपने वयस्कों के अनुकरण सीखते हैं। मनुष्य का मस्तिष्क भाषा सीखने के लिए सहज रूप से अनुकूलित है। बच्चे भाषा तभी सीखते हैं जब हम बच्चे के भाषाई विकास का पुनर्बलन देते हैं। देखिए, ऐसा नहीं है कि जब पुनर्बलन, वो तो बच्चे तो आसपास पड़ोस से सीखते हैं। रचनावादी उपागम में ये इसका आंसर ये नहीं होगा। इसमें राइट आंसर आपका और केवल आ गया, तो केवल तो नेगेटिव वर्ड होता है, इसको तुरंत काट दीजिए। तो इसमें 25 में राइट आंसर हो जाएगा आपका 3 नंबर की, मनुष्य का मस्तिष्क भाषा सीखने के लिए सहज रूप से अनुकूलित होता है। वो कहीं से भी उन्होंने सुना और उसको वो अपने दिमाग में रख लेते हैं, तो ये 3rd नंबर राइट हो जाएगा। 26 क्वेश्चन देखेंगे, प्रारंभिक साक्षरता को सुसाध्य बनाने की एक युक्ति है, ये युक्ति होगा, ठीक है, जिसमें एक वयस्क और एक बालिका दोनों साथ साथ एक पुस्तक देख रहे हैं, युक्ति होगा।
वयस्क प्रश्न पूछता है और अपने संवाद आपसी संवाद को प्रोत्साहित करता है। फिर दोनों की भूमिका बदलती है, बालिका वयस्क, ये वयस्क होगा, ठीक है, से प्रश्न पूछती है। यह युक्ति क्या कहलाती है? मॉडल बताया मैंने आपको मॉडल पठन के बारे में, कथा वाचन, साझा पठन, संभाषिक पठन। तो 26 क्वेश्चन जो है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? संभाषिक पठन हो जाएगा। ठीक, 27 क्वेश्चन देखेंगे आप। एक अध्यापक शिक्षार्थियों के बारे में श्रवण कौशलों का विचार कैसे कर सकता है? शिक्षार्थियों को वह सब सुनने के लिए कहना जिसे वे निष्क्रिय होकर सुनते हैं, शिक्षार्थियों से कक्षा में और कक्षा के बाहर सतत रूप से बात करके, अन्य भाषिक कौशलों को संबंध किए बिना केवल श्रवण कौशलों पर ध्यान केंद्रित करना, ये फिर 4 नंबर शिक्षार्थियों के लिए ऐसे अवसर सृजित करना जिसमें वे तरह तरह के भाषा स्रोत और लोगों से सुन सके और अन्य श्रवण संबंधी गतिविधियों में संलग्न हो सके। तो 27 का आंसर जो हो जाएगा वो तो बहुत ईजी है, आपको आ ही गया होगा, इसमें 4 नंबर राइट हो जाएगा कि अध्यापक शिक्षार्थियों के भाषा के श्रवण कौशल के विकास के लिए शिक्षार्थियों के लिए ऐसे अवसर सृजित करना जिसमें वे तरह तरह के भाषा स्रोत और लोगों से सुन सके और अन्य श्रवण संबंधी गतिविधियों में संलग्न हो सके। ठीक, तो ये नंबर राइट हो जाएगा। 28 क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा ये देखिए कथन और तर्क ये सारे क्वेश्चन बहुत बार आते हैं, तो इनका तो बहुत बार आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। प्राथमिक स्तर पर भाषा में सटीकता बहुत ही महत्वपूर्ण है। व्याकरण प्राथमिक स्तर, और तर्क क्या कह रहा है कि व्याकरण प्राथमिक स्तर की पाठ्यचर्या का अभिन्न अंग है। तो 28 क्वेश्चन देखेंगे। प्राथमिक स्तर पर भाषा में सटीकता बहुत ही महत्वपूर्ण, ऐसा नहीं है। प्राथमिक स्तर जो होता है, बच्चे बात करते हैं, भाषा सीख रहे हैं, तो उसमें त्रुटियां गलतियां हो सकती हैं, तो सटीकता बहुत ज़रूरी नहीं है। और तर्क क्या कह रहा है कि व्याकरण प्राथमिक स्तर की पाठ्यचर्या का अभिन्न अंग है, तो ये सही है। जो व्याकरण होता है वो प्राथमिक स्तर की पाठ्यचर्या का अभिन्न अंग है। तो इसमें पहला रॉन्ग हो जाएगा और दूसरा राइट, तो फर्स्ट नंबर राइट। ठीक है, तो आज के लिए 28 क्वेश्चन ही रखा है, बाकी का हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है, पैराग्राफ भी लेके आऊंगी। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।